नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केस नंबर 1 हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे और किसी भी स्थिति में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं निरक्षीय स्थिति को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला हमारा? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस निरक्षीय स्थिति को हम लोग इक्वेटोरियल भी कहते हैं। इक्वेटोरियल या इसी को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक AB विद्युत द्विध्रुव है। AB एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु क्या है? O है। जिसका मध्य बिंदु क्या है? O है। और A से O के बीच की दूरी L है। A से O के बीच की दूरी L है एवं O से B की दूरी क्या है? L है। B की दूरी क्या है? L है। निरक्षीय स्थिति में हमको ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु O से कोई एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? तो P है। और A पर हमारा कोई प्लस Q आवेश है और B पर हमारा कोई माइनस Q आवेश है। चूंकि हमको क्या करना है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? A को P से मिला देंगे एवं B को P से मिला देंगे। A को हमने क्या किया? P से मिला दिया और B को भी हमने क्या किया? P से मिला दिया। A को हमने P से मिला दिया एवं B को भी हमने क्या कर दिया? P से मिला दिया। तो चूंकि हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस पर प्लस चार्ज रख के देखेंगे। हमने जैसे इस पर प्लस चार्ज रख के देखा तो ये जो हमारा प्लस Q आवेश है और ये प्लस चार्जेज है, तो एक दूसरे में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण की वजह से बल किधर लगेगा? तो ऊपर की ओर लगेगा। किधर लगेगा बल? तो ऊपर की ओर लगेगा। तो ऊपर की ओर बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? यही होगी। तो इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं। अब देखिए प्लस चार्जेज ये रहा और B पर क्या है? माइनस चार्जेज है। तो एक दूसरे में क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी। क्योंकि बल इधर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही लगेगा। तो ये इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो हम लोग इसको E2 मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा वो क्या होगा? इसके बीच से होकर गुजरेगा। इन दोनों का परिणामी क्या होगा? इसके बीच से होकर गुजरेगा। इससे क्या होगा? बीच से होकर गुजरेगा। अब देखिए ये हमारा जो अक्ष है OP जो है और ये जो हमारा ये परिणामी है जो ये, इसको हम लोग इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस तीव्रता के कारण और इस तीव्रता के कारण, इन दोनों के कारण ये हमारा E1 cos थीटा हो जाएगा और इसके कारण हमारा E2 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा हो जाएगा। तो इसके कारण ये जो हमारा लंबवत है इसके लिए हमारा ये हो जाएगा E2 sin थीटा और इसके कारण जो लगने वाला है ये ऊपर की ओर लगेगा और ये लगेगा E1 sin थीटा। क्या लगेगा? E1 sin थीटा लगेगा। और ये बीच की दूरी कितना है? तो ये बीच की दूरी R है। ये बीच की दूरी क्या है? R है। अब जब इसके बीच की दूरी R है और ये L है तो ये कितना होगा? तो ये कर्ण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर। तो 90 डिग्री जब कोण बन रहा है तो ये लंब और ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और कर्ण क्या होता है? तो कर्ण होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा? ये कर्ण भी क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगता है उसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं।
तो उससे पहले हम लोग इस चित्र के बारे में कुछ लिख लेते हैं। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है, जो वायु में स्थित है। जो क्या है? वायु में स्थित है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करें। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगा। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने क्या माना है? तो हमने E1 माना है। तो E1 क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? KQ बटा आर स्क्वायर। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा? KQ और R हमें कितना हुआ है? और ये जो हमारा R है, ये हमारा कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। अगर इसकी दिशा की बात करूं तो दिशा क्या हो जाएगा? ए से पी की ओर। दिशा क्या हो जाएगी? दिशा एपी की दिशा। क्या हो जाएगी? एपी की दिशा। ए से पी की दिशा। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। हमने प्लस Q आवेश के कारण निकाल लिया है। अब हम लोग माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण हमने माइनस Q आवेश के कारण क्या लिया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हमने लिया था। तो ये क्या हो जाएगा? E2 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला KQ बटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? KQ बटा आर स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ, और R का मान क्या है? R का मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसका क्या है? होल स्क्वायर है। और इसकी दिशा की बात करूं तो दिशा है P से B की ओर। दिशा क्या है? P से B की ओर है। P से B की दिशा में है। तो ये भी क्या हो जाएगी? P से B की दिशा में। तो E2 का मान हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? KQ बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इन दोनों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो निकला E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग आगे लिख लेते हैं। E1 व E2 के OP के अनुदिश घटक ये OP के अनुदिश घटक क्या है? E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा।
ये हमारा एक E1 साइन थीटा, दूसरा क्या है E2 साइन थीटा है, जो जो परस्पर जो परस्पर बराबर जो परस्पर बराबर किंतु विपरीत है, किंतु विपरीत है। और विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे क्या करता है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देता है, किंतु विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा, ये एक दूसरे को अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा। क्या कर देगा, तो निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। क्या कर देगा, तो ये निरस्त कर देगा। आगे देखिए E1 व E2 E1 व E2 के E1 व E2 के OP के लंबवत दिशा में, OP के लंबवत, तो देखिए OP के ये जो हमारा OP है, OP के लंबवत क्या है हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। तो OP के लंबवत घटक क्या हो जाएगा, घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, जो E2 cos थीटा है, जो एक ही दिशा में है, दोनों क्या है एक ही दिशा में है, जो एक ही दिशा में है, जो एक ही दिशा में है। और क्या है, तो AB के समानांतर है, एवं द्विध्रुव AB के द्विध्रुव AB के समानांतर है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो दोनों परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये हमारा E नेट जो हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा हमारा, तो E नेट है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और ये हमारा दोनों E2, तो इन दोनों का जो ये परिणामी हमारा है तो यही होगा। तो इन दोनों के कारण जो लगेगा, तो ये दोनों, इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो यही हमको लगने वाला है। तब इसका मान रख लेते हैं, तो ये E नेट क्या हो जाएगा हमारा, E नेट क्या हो जाएगा, तो E1 cos थीटा हमने निकाल रखा है, तो E1 का मान है KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 का क्या मान है, तो E2 का मान है KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रख लेते हैं KQ बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये यहाँ पर है cos थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, E2 का मान भी वही है KQ बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये भी हमारा cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 2KQ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल टू 2KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पहले ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, और हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और उस आधार बटा कर्ण होता है। अब इस चित्र में देखिए, तो इसमें आधार क्या है, तो त्रिभुज इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, इसमें आधार हमारा L हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हमारा L है और कर्ण क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2
2 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस कॉस थीटा का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 2KQ बटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान हमने क्या निकालना है, तो एल बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर कितना है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है और यहाँ पर कितना है 1/2। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा 2KQL। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि K इंटू Q इंटू 2L बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट हमारा हो जाएगा, हम लोग Q इंटू पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। तो इस Q इंटू 12 के बदले हम लोग P भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं KP बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यदि 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 क्या हो कि L बहुत छोटा हो R से क्या हो, बहुत छोटा हो, तो L बराबर लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा हमारा केपी बटा आर स्क्वायर का, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 के पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो ई नेट बराबर हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा केपी बटा आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नेट हो जाएगा हमारा, ई नेट हमारा क्या निकल जाएगा, केपी बटा आर क्यूब, केपी बटा आर क्यूब, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा निकल गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम लिख सकते हैं ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब। क्या हो जाएगा, पी बाय आर क्यूब, पी बाय क्या हो जाएगा, आर क्यूब। आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग केस नंबर तीसरा पर लेते हैं, जो कि होगा किसी भी स्थिति पर। तीसरा हमारा केस क्या होगा, किसी भी स्थिति पर। तो आइए हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो तीसरा हमारा पॉइंट हमारा होगा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर हमारे पास किसी भी स्थिति में अगर बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसको कैसे करेंगे, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट या एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक हमारा विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक है, जिस पर एक पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, दूसरे पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इसके मिडिल में क्या है एक मूल बिंदु ओ है। ठीक है, अब किसी भी बिंदु पर हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है P है। तो इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मिला लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे। इसको हमने मिला लिया और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। इसकी बीच की दूरी क्या है, तो R है, इसकी बीच की दूरी R है। ठीक है, तो यहां
इसके कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अक्षीय स्थिति में जो होगा, अक्षीय स्थिति में कुछ इस प्रकार लगेगा। सबसे पहले किस अक्षीय स्थिति में यहाँ पर लगेगा, और इसी बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगता है वो लंबवत लगता है। कैसा लगता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा लगता है, लंबवत लगता है। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग इसी चीज को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बीच की दूरी क्या थी, इसकी बीच की दूरी L होगी, इसकी बीच की दूरी क्या होगी, L होगी, एवं इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी भी L होगी, इसकी बीच की दूरी भी क्या होगी, L होगी, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। जब अक्षीय स्थिति में होता है, जब ये अक्षीय स्थिति में होता है तो ये cos थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा होता है, और चूंकि ये बिंदु P पर है तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये निरक्षीय स्थिति में है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा P sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ भी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा P sin थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा P sin थीटा हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। और इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का परिणामी इससे होकर गुजरेगा, इस बीच से होकर गुजरेगा। ठीक है, इन दोनों की परिणामी क्या हो जाएगा, इससे बीच से होकर गुजरेगा। मान लेते हैं कि इसको हम लोग E मान रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा E1 इसको मान लेते हैं, और इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। ये अक्षीय स्थिति में इसको हम E1 मान लिए, ये निरक्षीय स्थिति में इसको E2 मान लिए, और इन दोनों का परिणामी क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है तो इसको अभी हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो आइए निरक्षीय स्थिति किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर Q इंटू 12 है। क्या है, P बराबर Q इंटू 12 है। बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, तो 2L है, एवं आवेशों के बीच की दूरी बीच की दूरी 2L है। कितना है, बीच की दूरी 2L है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर कैसे ज्ञात करेंगे, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P के OP के अनुदिश घटक P cos थीटा, OP के अनुदिश घटक क्या है, P cos थीटा है, तथा OP के लंबवत घटक
ओपी के लंबवत घटक क्या है, पी साइन थीटा है, क्या है, तो ये है पी साइन थीटा। ये क्या हमारा ओपी के लंबवत घटक क्या है, तो ये रहा हमारा पी साइन थीटा, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पी साइन थीटा है। ये क्या हमारा पी साइन थीटा। तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर तो क्या हो जाएगा, बिंदु पी पर पी कॉस थीटा तथा पी साइन थीटा के कारण, बिंदु पी पर पी कॉस थीटा तथा पी साइन थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की अलग अलग तीव्रता होगी। क्या होगी, अलग अलग तीव्रता होगी। अब इन दोनों चूंकि अलग अलग तीव्रता है तो हम लोग अलग अलग तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं पहले। अतः बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो अक्षीय स्थिति में हमारा क्या है, E1 है। अक्षीय स्थिति में हमारा क्या है, E1 है। तो E1 के लिए क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, 2kp/r³ होता है। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, 2kp/r³। और चूंकि ये अक्षीय स्थिति में cos थीटा है तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, cos थीटा को जोड़ देंगे। तो E1 क्या हो जाएगा, 2kp cos थीटा/r³। एवं बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने निकाला था। हमने माना क्या है, E2 माना है। क्या माना हमने, E2 माना है। और निकाला अभी क्या था हमने, kp/r³। क्या निकाला था, kp/r³। और चूंकि इसमें क्या है, साइन थीटा है तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, kp साइन थीटा/r³ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो गया, 2kp/r³। और बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर क्या हो गया, kp साइन थीटा/r³ हो गया। अतः हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा कौन सा, ये रहा। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, E निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा एक कोई हमारा एक 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें ये क्या हमारा ये इसके समानांतर है, तो इसको हम लोग P साइन थीटा बोल सकते हैं। और ये हमारा P cos थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एक लंब हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एक लंब है, एक आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि E का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर, ये जो हमारा परिणामी है, ये E का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, E2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर, यही तो होगा।
अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है और ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो ये हमारा E जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा कर्ण है, और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से E का मान क्या निकल गया, रूट अंडर E1 प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। अभी हमने इसका मान निकाल रखा है, E1 का मान 2kp बाय कॉस थीटा बाय आर क्यू और E2 बराबर kp कॉस थीटा बाय आर क्यू। आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान रख लीजिए। तो इसका मान क्या है, तो इसका मान है 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में क्या है, प्लस है kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहां से देख लीजिए, तो यहां से निकलने वाला जो चीज है ये दोनों में कॉमन भी है, kp और kp आर क्यूब और आर क्यूब दोनों में कॉमन है और दोनों में स्क्वायर है, तो यहां से ये बाहर भी निकल जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा kp बाय आर क्यूब को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन भी है और चूंकि उसका स्क्वायर भी है, तो यहां से हम लोग निकाल लिए। तो ये बच गया क्या अंदर में, तो ये बच गया 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर बच गया। तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब, ये अंदर में हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं। अब आइए हम लोग इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो E बराबर क्या निकला है, E बराबर वहां हमको निकला है kp बाय आर क्यू रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं E बराबर kp बाय आर क्यूब रूट अंडर यहां पर क्या हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा और यहां से एक कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस और बच क्या जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही निकल जाएगा हमारा, यही निकल जाएगा हमारा किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो E बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया, kp बाय आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। अब आइए हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या ये सही निकला है या फिर गलत निकला है। तो इसी में हम लोग केस नंबर फर्स्ट देखते हैं, अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है 2kp बाय आर क्यूब होता है। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकलता है, तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता था, थीटा होता था 0 डिग्री, कितना होता था, थीटा होता था 0 डिग्री। क्योंकि ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, और अक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु यहाँ P होता था, तो यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या है 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री है। तो इसमें E का मान रख के देखते हैं। तो E बराबर क्या होता है, तो kp बाय आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 0 डिग्री, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। तो E बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो 3 गुना 1 बराबर 3, 3 1 4, तो ये रूट अंडर 4 और उससे रूट से निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा kp बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा kp बाय आर क्यूब और 3 1 4 और इसका रूट निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2kp बाय आर क्यूब। E बराबर क्या हो गया 2kp बाय आर क्यूब, ये अक्षीय स्थिति में हो गया। तो E अक्षीय क्या हो गया हमारा 2kp बाय आर क्यूब, जो कि सिद्ध हो रहा है, ठीक है। अतः ये क्या है हमारा सही निकला हुआ किसी भी स्थिति में फॉर्मूला।
दूसरा देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए केस नंबर 2 देख लेते हैं, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है? तो थीटा होता है 90 डिग्री। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो निरक्षीय स्थिति में सूत्र क्या निकलता है हमको? तो इसमें निकलता है KP बाय आर क्यूब निकलता है। क्या निकलता है? KP बाय आर क्यूब निकलता है। अब आइए हम इस फॉर्मूला से देख लेते हैं। तो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है KP बाय आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos 90 डिग्री। क्या होता है? 3 cos 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा KP बाय आर क्यूब, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 0 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इससे जब ये बाहर निकलेगा तो ये भी हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा KP बाय आर क्यूब। क्या हो जाएगा? KP बाय आर क्यूब। ये रहा हमारा निरक्षीय स्थिति में, जो कि KP बाय आर क्यूब निकल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं E निरक्षीय। E निरक्षीय। तो E अक्षीय कितना निकल गया? ये 2 KP बाय आर क्यूब। E अक्षीय क्या निकल गया? ये निरक्षीय E निरक्षीय निकल गया, KP बाय आर क्यूब निकल गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इसमें कि अगर इन दोनों के बीच अगर कोई कोण, अगर इन दोनों के बीच कोई अगर कोण अल्फा हो और इसका मान पूछ दिया जाए कि इसका मान कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि अगर ये कोण अल्फा हो तो अल्फा का मान निकालिए। क्या कहेगा? अल्फा का मान निकालिए। यदि 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 परिणामी विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र E एवं E1 के बीच यानी E अक्षीय के बीच अल्फा कोण हो तो अगर अल्फा कोण होगा तो क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग टेन अल्फा का मान निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? टेन अल्फा का मान निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास टेन थीटा या टेन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, और लंब का मान भी हमने निकाल रखा है और आधार का भी मान हमने निकाल रखा है। तो ये क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा E2 बटा E1 हो जाएगा। E2 बटा E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 बटा E1 हो जाएगा। अब टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? E2 का मान हमने क्या निकाल रखा था? तो E2 का मान हमारा क्या था? E2 का मान था KP साइन थीटा बाय आर क्यूब था। ये था हमारा E2 का मान। और E1 का मान क्या था? तो E1 का मान था 2KP cos थीटा बाय आर क्यूब था। ये क्या था? 2KP cos थीटा बाय आर क्यूब था। तो यहां से KP से KP कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? इस टेन को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र E एवं E1 के बीच का कोण, जो हमारा क्या है? अल्फा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग इसके बीच यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र E एवं E2 के बीच का भी एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग विशेष बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।